Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, Okay. If ma'am. you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. किसी को कोई दिक्कत आई हो पहले के टॉपिक्स में तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े. Yes, ma'am. ओके, तो हमें फिफ्थ रिपोर्ट जो हमने वो शुरू कर दी थी. और क्या हुआ था, कई सारे जो जिन्होंने बंगाल को अपना रूल शुरू करा था, स्टैब्लिश करना शुरू करा था, अंडा रूल इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी में. तो इनकी जो एक्टिविटीज हो रही थी यहाँ पर वो ध्यान से देखी जाती थी. यानी लोग बाग जो इंग्लैंड में रह रहे थे वो लोग इस पर एक ईगल्स आए आप कह सकते हो कि एक वो नजर रखते थे और डिबेट करते थे, वाद विवाद चलता था इनकी एक्टिविटीज पर. जो लोग यहाँ पर उन्हीं के भेजे हुए जो लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे, जो एक्टिविटीज कर रहे थे उस पर कई सारे ग्रुप्स थे ब्रिटेन के अंदर जो इस मोनोपोली को पूरी तरीके से ऑपोजिशन में थे, जो ये इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले काम कर रहे थे, यहाँ पर व्यापार कर रहे थे. और व्यापार किसके साथ में कर रहे थे, इंडिया और चाइना के साथ में कर रहे थे, उसको वो ऑपोजिशन में थे. यही वो ग्रुप्स थे जो एक तरीके से पूरी तरीके से इनको क्रिटिसाइज भी करते थे. इनके द्वारा की जा रही हर चीज को ध्यान से देखते थे, एनालाइज करते थे, कितना फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है. इंडियन मार्केट में जो वो ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली उन लोगों को फायदा इतना नहीं होता था. जो वहां रह रहे थे, जो यहाँ पर रह रहे थे, उनको फायदा ज्यादा होता था. तो इस चीज के लिए भी वो काफी ओपन तरीके से बोलते थे. ठीक है, अब उस समय में वहां पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो ही गया था ब्रिटेन के अंदर, तो सब एडवांस चीजें चल रही थी. ठीक है, प्राइवेट ट्रेडर्स जो थे उनका शेयर बढ़ गया था इंडियन ट्रेड के अंदर, इंडियन व्यापार के अंदर. और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ब्रिटेन के वो पूरी तरीके से ध्यान रख रहे थे इंडियन मार्केट पर. ठीक है, जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे स्पेशली वो कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे जो इस चीज को लेकर के आर्ग्यू करते थे. जो बंगाल को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनका मानना ये था, जो बाकी लोगों का था जो वहां पर रह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सॉरी ब्रिटेन के, उनका मानना ये था कि इनको फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है इंडिया का, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है. एज अ नेशन हमें भी तो फायदा मिलना चाहिए क्योंकि वहां पर इन लोग रूल कर रहे हैं, तो सारा फायदा यही लेके जा रहे हैं. ठीक है, ये इनका मानना था. और ये भी पता पड़ रहा था कि कंपनी किस तरीके से मिसरूल कर रही है और क्या वहां पर मॉल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है. वो भी एक डिबेट का टॉपिक रहता था ब्रिटेन में. जो यहाँ पर इंसिडेंट होते थे, जो चीजें देखी जाती थी, लालच वाली, करप्शन जो कंपनी ऑफिशियल्स में चल रहा था, उसकी भी खुले तौर पर वहां पर पब्लिसाइज किया जाता था उसको प्रेस में. अब जैसे कोई भी देश हो, काम वो भले सपोज इन्होंने तो किया ही था हमारे देश पर रूल, तो ये यहाँ पर हरकतें जो कर रहे थे, जो गलत हरकतें कर रहे थे, गलत एक्टिविटीज ये यहाँ पे कर रहे थे, उन सबको भी क्रिटिसाइज तो कर ही रहे थे ना वहां पे लोग. उनकी नजर में सब चीजें आ ही रही थी. ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने यहाँ पे लोग भेजे और फिर छोड़ दिया कि नहीं तुम्हें जिससे करना है करो. वो इस चीज का पूरा ध्यान रख रहे थे कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या चीज, क्या व्यापार हो रहा है, कौन से दूसरे देश के साथ में व्यापार हो रहा है, उसमें क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये लोग कितने लालच दिखा रहे हैं, ये लोग कितने करप्शन कर रहे हैं, वहां पे क्या भिजवा रहे हैं, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था. तो बेसिकली उन्हीं चीजों के बारे में हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे. अब क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्ट लेट 18th सेंचुरी में उन्होंने कई सारी सीरीज निकाली एक्ट्स की. ठीक है, जिससे वो रेगुलेट करे और कंट्री कंट्रोल कर सके कंपनी को जो रूल कर रही थी ना इंडिया के अंदर उसको. और वहां पे फोर्सफुल तरीके से बोला गया कि आपको रिपोर्ट्स जो है वो भेजनी पड़ेंगी इंडिया के बारे में, जो आप काम कर रहे हैं, जो कमिटीज वहां पर कमिटीज को अपॉइंट किया गया था ये देखने के लिए, चेक करवाने के लिए कि कंपनी क्या काम कर रही है इंडिया के अंदर. उसी का नाम दिया गया था फिफ्थ रिपोर्ट. और इसके अंदर उनको सारी चीजें लिखनी होती थी, डिबेट्स होते थे. जब ये रिपोर्ट्स भेजते थे तो वहां पर डिबेट होते थे कि ये किस तरीके से इंडिया में रूल कर रही है. ठीक है, बेसिकली यही चीज यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताई गई है. अब जैसे अपने इसको आप डेली लाइफ यानी कि प्रेजेंट डे सिचुएशन से कंपेयर करो तो हमारे देश में जो भी सरकार काम कर रही होती है तो उसकी एक रिपोर्ट जाती है. अब जैसे बजट बनता है, सपोज बजट मेकिंग होती है, तो भाई कितना बजट कौन से सेक्टर के लिए तय किया गया है, सब चीजें पूरी तरीके से सबके देश के सामने आती है ना, क्योंकि हमारे देश में तो डेमोक्रेसी जो है वो चल रही है. तो यहाँ पर लोग बाग फिर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, तो फिर उसके अंदर
जब बहुत ज्यादा लगता है कि यहाँ प्रोटेस्ट ज्यादा हो रहा है या लोग बाग सहमत नहीं है इस बजट से, या उस बजट के अंदर कोई चीज किसी पर्टिकुलर सेक्टर को दी जा रही है उससे, तो फिर उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये तो दूसरे देश में राज कर रहे थे, तो ये कितना वहां का फायदा उठा रहे हैं, क्या अपने देश को फायदा दे रहे हैं, जो यहाँ पे इनको बेनिफिट हो रहा है वो इनके एज ए होल नेशन को कितना फायदा पहुंचा रहा है, उस चीज पर ये यहाँ पर बहस करते थे। From the time the company established its rule in Bengal in the mid 1760s, its activities were closely watched and debated in England. जब से ही कंपनी ने रूल करना शुरू करा था बंगाल के अंदर मिड 760 से, तब से सारी उनकी जो एक्टिविटीज है उसको ध्यान से देखा जाता था इंग्लैंड के द्वारा, और डिबेट भी किया जाता था, वाद विवाद भी होता था। There were many groups in Britain who were opposed to the monopoly that the East India Company had over trade with India and China. ब्रिटेन के अंदर ऑपोजिशन होता था मोनोपोली का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही थी चाइना और इंडिया के अंदर, उसका विरोध होता था कि सारा वही फायदा लेते। These groups wanted a revocation of the royal charter that gave the company this monopoly. और यही जो सारे ग्रुप थे ये चाहते थे कि वापस से ध्यान दिया जाए, जो रॉयल चार्टर ने इनको परमिशन दी है इस कंपनी को रूल करने की, इनकी मोनोपोली जो सेट हुई है उसको चेंज किया जाए। An increasing number of private traders wanted a share in the India trade, and the industrialists of Britain were keen to open up the Indian market for British manufacturers. एक बहुत ज्यादा नंबर में जो प्राइवेट व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, वो चाहते थे कि इंडियन ट्रेड यानी भारत के साथ में जो व्यापार हो रहा है उसमें उनको एक हिस्सा मिले। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वहां के ब्रिटेन के, वो भी पूरी तरीके से इंटरेस्टेड थे कि इंडियन मार्केट के अंदर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स लगाया जाए, यानी कि वहां की जो इंडस्ट्री सेट हो गई थी वहां से ला करके यहाँ पर इंडिया के बाजारों में भी उनको सेट किया जाए और यहाँ पे सामान बेचा जाए और खरीदा जाए। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये उसी पीरियड की बात है। ठीक है, Many political groups argued that the conquest of Bengal was benefiting only the East India Company but not the British nation as a whole. कई सारे political groups का मानना था कि भाई ये जो बंगाल पर इन्होंने कब्जा किया है, इससे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो रहा है और पूरे देश को, जो उनका देश है ब्रिटेन, उसको फायदा नहीं हो रहा है। Information about company misrule and maladministration was hotly debated in Britain, and incidents of the greed and corruption of company officials were widely publicized in the press. जो इन्फॉर्मेशन थी या आ रही थी कि भाई यहाँ पे कितना गलत रूल कर रहे हैं ये लोग और एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चला रहे हैं, ये एक बहुत हॉट टॉपिक रहता था ब्रिटेन के अंदर, जिसपे ये डिस्कशन करते थे, डिबेट्स करते थे, और कैसे यहाँ के ऑफिसर्स जो हैं जिनको भेजा गया इंडिया में रूल करने के लिए, वो कितने लालची हैं और कितने गलत तरीके से करप्शन फैला रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेस में छपती थी। The British Parliament passed a series of acts in the late 18th century to regulate and control the company rule in India. British Parliament ने कई सारी एक सीरीज निकाली एक्ट्स की, जिसमें वो कोशिश कर रहे थे कि भाई ये जो इनकी कंपनी है उसके कंट्रोल किया जाए और उसको कैसे चलाना है इंडिया में, उसको पूरी एक गाइडलाइन उन्होंने देनी थी। ठीक है, It forced the company to produce regular reports on the administration of India and appointed committees to inquire into the affairs of the company. इन्होंने फोर्स किया कंपनी को कि भाई आपको रेगुलर रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप चला रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में, और इनके ऊपर कमिटीज बिठाई गई जो चेक करे कि ये काम सही से कर रहे नहीं कर रहे, कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं यानी कि जितने भी वो काम कर रहे हैं वो सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे। The fifth report was one such report produced by a select committee. Fifth report इसी तरह की एक रिपोर्ट है जो select committee के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। It became the basis of intense parliamentary debates on the nature of East India Company's rule in India. ये बेसिस बन गई थी, इंटेंस जो डिबेट्स होते थे वहां पर, इनके पार्लियामेंट में डिबेट होते थे, उसका बेसिक यही था फिफ्थ रिपोर्ट। उसको लेकर के वो डिबेट करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह रूल कर रही है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर यानी इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, ओके, तो अब यहाँ पर एक फिगर दिया गया 10.7 अंदल राज पैलेस, रूम्स ऑफ द पैलेसेस आर अ विजिबल साइन ऑफ द एंड ऑफ एन एरा।
Satyajit Ray's famous film Jal Shaghar on the decline of the aristocratic zamindari style of living was shot in Andal Raj Palace. अब आप इसको देख सकते हैं कितना बर्बाद हो रखा है पैलेस जो है, इसमें कितनी इसका कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो ये दिखाया गया है कि भाई किस तरीके से एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल जो है वो जब खत्म हुआ था, एक जमींदारी सिस्टम जो चला आ रहा था पहले से, जब वो खत्म हुआ तो इनको भी कितना नुकसान हुआ था। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इनके यहाँ नीलामी हो जाती थी और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होती थी, चीजें डिफरेंट होती थी। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है। अंदल राज पैलेस के अंदर एक फिल्म को मतलब फिल्म जो है उसको फिल्माया गया था, एक तरीके से शूटिंग हुई थी यहाँ पर। पिक्चर का नाम था जल शागार, ठीक है, सत्यजीत रे की फिल्म थी और काफी फेमस रहे हैं ये अपने समय में। इसमें इन्होंने बेसिकली ये दिखाया है कि कितना बर्बाद हो चुका है ये इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ना रूल किया तो उन्होंने सारी चीजें जो अच्छे अच्छे पैलेसेस थे उनको भी कितना खराब कर दिया था, ठीक है। कई सेंचुरी और हाफ सेंचुरी तक फिफ्थ रिपोर्ट जो है वो शेप अप लेती रही, ठीक है, रूरल बंगाल में। लेट 18th सेंचुरी के अंदर कई सारे एविडेंस मिले, फिफ्थ रिपोर्ट जो है वो कितनी इनवैल्यूएबल थी, यानी कि किसी काम की नहीं थी। कई सारे ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो भी ध्यान से पढ़ी गई हैं, ठीक है। और जो ये रिपोर्ट्स लिखते थे वो क्यों लिखते थे वो भी बताया गया है, हमें जानने की जरूरत है। इनफैक्ट जो भी रिसर्चेस हुई हैं वो ये दिखाती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और एविडेंस मिलते हैं, फिफ्थ रिपोर्ट जो है उसको पूरी तरीके से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनक्रिटिकली, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली, यानी कि वो पूरी तरीके से सही नहीं होती थी, ठीक है। रिसर्चर्स ने ध्यान से पढ़ा है, एग्जामिन करा है, जो भी आर्काइव्स मिले हैं बंगाल जमींदार से, यानी पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स मिले हैं, लोकल रिकॉर्ड्स मिले हैं डिस्ट्रिक्ट के जो लिखे गए थे, हिस्ट्री मतलब उनको रखा गया था कॉलोनियल रूल के दौरान जो लिखे गए थे, जब बंगाल में वो लोग रूल कर रहे थे, तब उसमें यही दर्शाया गया है कि आप मॉल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह क्रिटिसाइज नहीं करते थे। ये फिफ्थ रिपोर्ट जो है उसको बड़ा चढ़ा करके बताया जाता था कि किस तरीके से जमींदारी पावर जो है वो गिर गई थी, खत्म हो गई थी, और कितना ज्यादा इन्होंने ओवर एस्टिमेशन किया था कि जमींदार जो है उन्होंने अपनी जमीन खो दी है, मतलब ओवर बड़ा चढ़ा करके बोला था, ठीक है। जमींदार जो है उनको ऑक्शन किया जाता था, उनकी जमींदारी जो होती थी उनको ऑक्शन किया जाता था। जमींदार जो है वो पूरी तरह से डिस्प्लेस नहीं होते थे, ये भी पढ़ा। और कितने अलग अलग मेथड जो है वो इस्तेमाल करते थे अपनी जमींदारी को बचाने में। तो ये एक मिला जुला पूरा एक तरीके से कंक्लूजन जो है वो दिया गया है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। फॉर ओवर अ सेंचुरी एंड अ हाफ द फिफ्थ रिपोर्ट has shaped our conception of what happened in rural Bengal in the late 18th century. 150 सेंचुरी तक हमें पता पड़ रहा है कि कैसे फिफ्थ रिपोर्ट जो है उसने अपना शेप अप लिया है रूरल बंगाल के अंदर, किस तरह लेट 18th सेंचुरी के अंदर उन्होंने अपना कार्य किया है। The evidence contained in the fifth report is invaluable. जो सबूत मिले हैं फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर वो इतने काम के नहीं हैं, but official reports like this have to be read carefully. लेकिन official reports जो इस तरह की मिलती है उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ता है। We need to know who wrote the reports and why they were written. हमें जानना जरूरी है कि ये reports किसने लिखी थी और ये क्यों लिखी गई थी। In fact, recent researches show that the arguments and evidence offered by the fifth report cannot be accepted uncritically. जो recent researches हुई हैं उसके अनुसार ये जो arguments और जो सबूत यहाँ पर मिले हैं fifth report में, उनको आप पूरी तरीके से uncritically accept नहीं कर सकते हो। Researchers have carefully examined the archives of various Bengal zamindars and the local records of the district to write about the history of colonial rule in rural Bengal. अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके फोर फादर्स या ग्रैंड फादर्स रहे हैं, जो उनके फोर फादर्स रहे हैं, उन सबकी क्या एक अगर उन्होंने कुछ लिखा हो तो वो आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिफ्थ रिपोर्ट जो होती थी ये भी कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करी गई है ना, जो पुराने रिकॉर्ड्स होते थे, दस्तावेज होते थे, उनको लोग सहज करके रखते थे, संभाल के रखते थे कि आने वाली जनरेशन को कैसे पता पड़ेगा कि उस समय इनके जमाने में क्या हुआ था। तो उसकी क्या रिसर्च होती है, पूरा उसको पढ़ा जाता है, अच्छे से समझा जाता है किसने लिखी, कब लिखी, जिसने लिखी वो व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता था, कब वो इंडिया के अंदर आया था, क्या उसका आउटलुक था लाइफ को लेकर के, वो सारी चीजें वो सब समझा जाता है, उसको पूरी रिसर्च की जाती है।
तो जब इन्होंने फिफ्थ रिपोर्ट को देखा तो उसके अंदर जो सबूत थे, जो बातें लिखी गई थी, उसको पूरी तरीके से ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें ये मान रहे थे कि बहुत एग्जैजरेट करके बोल रहे हैं, यानी बड़ा चढ़ा करके बातें लिखी गई हैं, इतना सच नहीं होता था, ठीक है, ये इतना प्रॉपरली नहीं चीजें होती थी। तो यहाँ पर बंगाली जमींदार के बारे में, क्योंकि बंगाल की और सबसे पहले बंगाल में इन्होंने अपना रोल शुरू करा था, तो वहाँ के जो आर्काइव्स थे, जो डॉक्यूमेंट संभाल के रखे गए थे, जो लोकल रिकॉर्ड्स थे डिस्ट्रिक्ट के, उनको पढ़ा गया, समझा गया, ठीक है, और उस समय में जो कॉलोनियल रूल चल रहा था उसको भी समझा गया। They indicate that the intent on criticizing the maladministration of the company, the fifth report, exaggerated the collapse of traditional zamindari power, as also overestimated the scale on which zamindars were long losing their land. अब इसमें ये जाना गया, जब रिसर्च की गई और पढ़ा गया पूरा, तो इन्होंने बोला कि जो ये मॉल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जो गलत तरीके से ये ऑफिसेस चला रहे थे, अपना काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बड़ा चढ़ा करके लिखा था कि भाई जमींदारी पावर किस तरीके से खत्म हुई है, और जो उसका ट्रेडिशनल तरीके से जो चल रही थी चीज, उसको कैसे रोका इन्होंने, और है ना कि उन्होंने कि जमींदार की इन्होंने जमीनें बेच दी हैं, ठीक है, किस तरीके से वो अपनी जमीन खोते जा रहे थे, इस चीज को भी इन्होंने ओवर एस्टिमेट तरीके से लिखा है। As we have seen, even when zamindaris were auctioned, zamindars were not always displaced, given the indigenous methods they used to retain their zamindaris. अब हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि उनको बड़ा चढ़ा करके लिखा है इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कि हमने जमींदारों की जमीनें बेच दी और अपना रेवेन्यू पूरा कलेक्ट कर लिया, और बड़ा चढ़ा करके बताया कि किस तरीके से उनकी इतनी जायदाद हमने ले ली या उसको ऑक्शन करवा दिया, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है अभी और देखा है कि जमींदारों ने अलग अलग तरीके अपना लिए थे कि कैसे उस जमीन, अपनी जायदाद और अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकें वो इस नीलामी से, और किस तरीके से उन्होंने यूज कर रखा था अलग अलग मेथड्स का, कि अपने ही लोगों को बेच करके अपनी जमीन खरीदवा लेते थे और रेवेन्यू भी पूरा नहीं भरते थे। तो ये कहना पूरी तरीके से सही होगा कि यहाँ पर ये काम सही नहीं तरीके से करते थे ये लोग। समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर? कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am, no problem. ओके, तो अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपको फिफ्थ रिपोर्ट का जो ये एक दे रखा है बॉक्स, आपको ये पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है हिस्ट्री से रिलेटेड। इसमें भी एक बॉक्स दिया जा रहा है और आपको पॉलिटिकल में भी एक बॉक्स ही दिया है। छोटा छोटा होमवर्क है, आई होप आप लोग पढ़ लेंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब है हो एंड प्लो। हो एक तरीके से औजार होता है और प्लो जो है वो हल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ की जो फीचर्स हैं, यानी कि लैंड फीचर्स जो होते हैं, जो राजमहल है, हिल्स पर जो राजमहल था उसमें लोग बाग कैसे रहते थे, किस तरीके से ये वेटलैंड्स जो है बंगाल के वो ड्राई जोन में शिफ्ट हुए, और जो कल्टीवेशन था वो यहाँ पर किस तरह से हुआ, किस तरीके से किया जाता था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता था, क्या बदलाव आए आगे जाकर के, और कैसे इनकी इकोनॉमी जो है वो चेंज हुई, ठीक है, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। Let us now shift our focus from the wetlands of Bengal to drier zones. From a region of settled cultivation to one where shifting agriculture was practiced, you will see the changes that came about when the frontiers of the peasant economy expanded outwards, swallowing up pastures and forests in Rajmahal Hills. अब हम पढ़ेंगे अपना फोकस जो वेटलैंड्स है बंगाल के, वहां से हटा करके ड्रायर जोन्स पर लेके जाएंगे, वो रीजन जहाँ पे कल्टीवेशन होता था वहां से वो रीजन पे जाएंगे जहाँ पे शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। आप देखेंगे कि कितने बदलाव आए थे उस समय में, जो पीजेंट इकोनॉमी थी, यानी किसानों की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो कैसे आगे तक फैली, और उन्होंने कितना प्रेशर्स जो है उसको स्वॉलो अप करा, यानी अपने अंदर लिया। फॉरेस्ट जो है राजमहल हिल्स के, उनको कितना अपने अंदर लिया। You will also see how these changes created a variety of conflicts within the region, और आप ये भी देखेंगे किस तरीके से बदलाव जो हैं इससे कितनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं हु वाज बुकानन। इनके बारे में आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी कि इन्होंने क्या किया है इन द हिल्स ऑफ राजमहल। बुकानन, फ्रांसिस बुकानन वाज अ फिजिशियन हु केम टू इंडिया। ये एक इनका नाम है फ्रांसिस बुकानन। ये फिजिशियन थे जो इंडिया आए थे एंड सर्व्ड इन बंगाल मेडिकल सर्विसेज, और इन्होंने काम किया है बंगाल मेडिकल सर्विसेज में 1794 से 1850।
For a few years, he was surgeon to the Governor General of India, Lord Wellesley. ये काफी सालों तक सर्जन रहे हैं गवर्नर जनरल के इंडिया के अंदर जो थे, लॉर्ड वेल्सली. During his stay in Calcutta, present day Kolkata, he organized a zoo that became the Calcutta Alipore Zoo. अब जब ये कलकत्ता में रह रहे थे तब इन्होंने वहां पर एक जू ऑर्गेनाइज करा था जिसको आज कलकत्ता तब जाना जाता था कलकत्ता एलिपोर जू के नाम से. He was also in charge of the botanical gardens for a short period. कुछ समय तक ये botanical gardens के जो है वो भी इंचार्ज रहे हैं. On the request of the government of Bengal, he undertook the detailed surveys of the areas under the jurisdiction of British East India Company. अब गवर्नमेंट जो थी बंगाल की उनके कहने पर, उनकी रिक्वेस्ट पर इन्होंने डिटेल सर्वे किए हैं जो भी एरियाज थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, उनकी इन्होंने डिटेल सर्वे करा है. In 1815 he fell ill. 1850 में ये बीमार पड़ गए, वापस इंग्लैंड चले गए, रिटर्न टू इंग्लैंड. Upon his mother's death, he inherited her property and assumed her family name Hamilton. इनकी मदर की डेथ के बाद में ये वापस चले गए वहां, मतलब पहले ही चले गए थे, बीमार पड़ गए थे जब, उसके बाद में इनकी मदर की डेथ हो गई, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी ले ली और अपना नाम जो है हैमिल्टन की तरह इन्होंने अज्यूम कर लिया. सो ही इज ऑफ्टन कॉल्ड बुकानन हैमिल्टन, इसीलिए इनको अक्सर बोला जाता है, पहचाना जाता है बुकानन हैमिल्टन के नाम से. वैसे इनका नाम क्या था, फ्रांसिस बुकानन, और फिर इनकी मदर की डेथ के बाद में क्या हो गया, बुकानन हैमिल्टन. ठीक है, इस हु वाज बुकानन के अंदर कोई दिक्कत इस छोटे से पैराग्राफ या बॉक्स के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़े. No, ma'am, it is clear. ओके तो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे चेंजेस करे थे. अब क्या होता था, जब भी किसी ऑफिशियल को बुलाया जाता था, ब्रिटिशर्स जब भी किसी अपने ऑफिसर को बुलाते थे तो बेसिकली वहां पे तो काफी डेवलपमेंट हो चुका था, तो ये क्या करते थे, अपने लोगों को यहाँ बुला करके और यहाँ के सर्वे वगैरह करवाते थे कि यहाँ पे कैसी जमीन है, किस तरह का एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को यहाँ पे अंजाम देना चाहिए, काम करना चाहिए, और किस तरीके से चीजें हमें देखनी चाहिए, क्या यहाँ पर बेस्ट मेथड रहेगा जिससे अच्छा प्रोडक्शन हो सके, तो ये सारी चीजें करते थे. अब इंडिया में तो क्या उस समय में बहुत सारे तरह के लोग रह रहे थे, तो वो अपनी जमीन एकदम से आसानी से देते नहीं थे. ठीक है, क्योंकि वो उनकी जमीन थी, उनका देश था, और ये लोग बाहर से आए हुए थे, तो उनको काफी सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, काफी ज्यादा उनको देखना पड़ता था. लेकिन एक बार इन्होंने अपना आधिपत्य जब जमा लिया यहाँ पर, तो फिर ये अपने हिसाब से ही उसको अपने हिसाब से चलाने लग जाते थे. ठीक है, तो यही सारी चीजें आप इसके अंदर पढ़ेंगे. अब इन्होंने अपनी जर्नल लिखा है. अब ये लोग क्या पढ़े लिखे थे, और हमारे इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, अपनी डायरीज और अपने जर्नल्स जो है वो भी मेंटेन किया करते थे, और उसके अंदर सब चीजें लिखा करते थे, जो सर्वेज होते थे वो लिखते थे, और बाकी चीजें लिखते थे कि किस तरीके से आज कौन सी जगह मैंने विजिट करी, किस तरह के लोगों से मैं मिला, क्या वहां पे प्रैक्टिसेस मैंने देखी. फिर इनके दिमाग में कई क्वेश्चन उठते थे कि कैसे मैं उनकी मदद कर सकता हूँ. कुछ लोग तो अच्छे भी थे जो मदद करते थे, और कुछ लोग जो थे वो खराब भी थे. उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना करते थे, जगह की हिस्ट्री के बारे में जाना करते थे, और फिर सब कुछ अपने रिकॉर्ड्स के अंदर लिख लिया करते थे. अब वही सारे रिकॉर्ड जो है वो आगे जाकर के क्या बने, ये हिस्ट्री के अंदर एविडेंस बने जो काम आए. तो यह राजमहल हिल्स पर जो लोग रहते थे उनको पहाड़ियाज बोला जाता था. वो क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे, इस सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हम इतना ही करेंगे. हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल. प्लीज कंजर अप योर प्रॉब्लम्स. अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी कर लीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम्स कल सॉर्ट आउट कर देंगे. ठीक है, Thank you, ma'am. ओके बच्चा. Thank